बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम पास हो गई है सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी। आज सदर ममलिकत ने 6 बजे यानी आज 21 अक्टूबर बरोज़ सोमवार 6 बजे उन्होंने दस्तखत करने हैं। एक तकरीब मुनक़िद होगी और उस तकरीब में सदर ममलिकत दस्तखत करेंगे इस आइनी तरमीम पर। यानी यूँ समझ लीजिए कि हुकूमत अपनी फ़तह का जश्न मनाएगी उस पर दस्तखत करके। अब मैंने पूरी कोशिश की है, मेरा दावा या मेरा चैलेंज तो नहीं, मैं इस तरह के अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई एक पहलू भी तिश्ना न रह जाए, आपकी सारी प्यास ख़त्म हो। आपके मैसेजेस आ रहे थे कि नकवी साहब इस पर कोई आपको कोई वीडियो करें जिसमें मुकम्मल पता तो चले ये आइनी तरमीम है क्या, ये क्या है, ये कौन सी आइनी तरमीम की गई है। मैंने उसकी एक एक शिक, एक एक आर्टिकल, जितनी उसमें तरमीम की गई, बहुत ही आसान तरीन अल्फाज में, आम फहम अल्फाज में, मेरे जैसे आम बंदे को समझ आए, इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने सारे वर्जन पढ़े हैं जो उन्होंने तरमीम की है, जो वज़ीर कानून के हाथ में था। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप ख़बरें सुने, ज़बरदस्त किस्म की, यह आपका राइट है, लेकिन आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। आ जाइए जनाब। इसमें सबसे ज़्यादा, मैं बग़ैर कोई तमहीद बांधे ये कहूँगा, सबसे ज़्यादा जो इसमें तरमीम हुई हैं वो आर्टिकल 175A है। अदलिया से मुतल्लिक़ है, ज़ाहिर है जुडिशरी से मुतल्लिक़ है, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ है, हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ है, वगैरह वगैरह। ये 175 जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजों की तकर्री वगैरह होती है, इससे मतलब ठीक हो गया। अच्छा, अब आर्टिकल 175 की शिक नंबर 3 है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो चीफ़ जस्टिस था एक रिटायर होता था, उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होता उसको प्यूनी जज भी कहते थे, एक रिटायर होता चीफ़ जस्टिस, उसकी ऑटोमेटिकली वही बन जाता सदर ममलिकत, उसी का आर्डर कर लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पार्लियामेंट की एक खसूसी कमेटी बनाई गई है 12 रुकनी, वो भी मैं बताता हूँ उसकी तफसील भी। वो 12 रुकनी 3 सीनियर मोस्ट जजों में से एक चुनेगी, उसको भिजवा देगी वो वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म भेज देगा जनाब सदर को, और बस वो फाइनल हो जाएगा। वो ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। ठीक, फर्दर इसकी डिटेल मैं बताता हूँ। मैं कोई भी इंशाअल्लाह पहलू तिश्ना नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले ये भी हुआ करता था कि वो कमेटी वो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाम भेजती थी, फिर वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म को भेजता था, वज़ीर आज़म फिर सदर को भेजता था। लेकिन नहीं, अब क्या होगा, जो ये पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी है ये बराह रास्त भेज देगी वज़ीर आज़म को नाम, वज़ीर आज़म वही सदर को भेजेगा और सदर यूं करके दस्तखत कर देगा, वही चीफ जस्टिस बन जाएगा। अब ये पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी होगी कौन, कितने लोगों पर मुश्तमिल होगी? 12 लोगों पर मुश्तमिल होगी, जिनमें से कौमी असम्बली से 8 और सेनेट से 4 अरकान होंगे। तो टोटल कितने बने? 12। कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अरकान होंगे। और होगा उसी तरीके से हिस्सा बकदर जुस्सा, जिसकी जितनी रिप्रेजेंटेशन होगी कौमी असम्बली में, सेनेट में, हुकूमत की, अपोजिशन की, जिसकी भी जितनी हर जमात की, उसको उसी तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी उन 12 में। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक सवाल आया, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया है इसी तरमीम में, कि अगर कौमी असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती, यानी कौमी असम्बली नहीं होती, क्योंकि सेनेट तो परमानेंट बॉडी है,
वो तो रहती है। सेनेट के हर 3 साल के बाद 6 साल के बाद 50% रिटायर हो जाते हैं, और वो फिर उसके बाद जो है ना 3 साल के बाद और 6 साल के लिए वो मुंतखब होता है, और 3 साल के बाद 50% रिटायर हो जाते हैं। तो लेकिन वो कंटिन्यूस बॉडी है, वो मार्शल भी लगे रहें तब भी सेनेट रहती है, सेनेट डिज़ॉल्व नहीं होती, सेनेट परमानेंट बॉडी है। लेकिन कौमी असम्बली चली जाती है। अच्छा, कौमी असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है, वो 60 दिन के लिए भी गायब हो सकती है, वो 90 दिन के लिए भी गायब हो सकती है, और कभी कभी तो पिछली दफ़ा आपने देखा ना ज़्यादा दिनों के लिए भी गायब हो सकती है। तो अगर इस दौरान जजेस की अपॉइंटमेंट करना पड़े तो फिर कौमी असम्बली से तो आप नहीं ले सकेंगे, क्योंकि कौमी असम्बली होगी नहीं। तो फिर सारे के सारे जो 12 के 12 मेंबरान हैं वो सेनेट से लिए जाएंगे। समझ आ गई? ठीक हो गया ना? अच्छा जी, और वो पार्लिमानी जमातों की जिस तरीके की मैंने कहा ना कि हिस्सा बकदरे जुस्सा, ठीक हो गया ना, इस तरीके से वो स्पीकर और वो क्या कहते हैं चेयरमैन सेनेट, वो जनाब वो बनाएंगे। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये होगा कि शिक नंबर 3C के तहत कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट से, अब ये बड़ा अहम नुक्ता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट से 14 दिनों के अंदर अपनी कुल रुकनीत की कम से कम 2/3 अक्सरियत से नामजदगी भेजेगी। अगर एक चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा होगा ना तो उससे 14 दिन पहले, ठीक है ना, कमेटी नाम भेजेगी। कमेटी 12 है ना, तो ये 2/3, यानी कि आप इसको यूं समझ लें 8 रुकन ने जिसको कह दिया बस वही फिर जो है ना वो उसका नाम भेज देंगे वज़ीर आज़म को, और उससे ऑनवर्ड जो है ना मतलब वो होगा सदर को, और वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। लेकिन आप सोचते होंगे कि अभी तो काजी फ़ायद ईसा साहब के टोटल 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन भी नहीं बल्कि 5 या 4 दिन रह गए हैं। ठीक हो गया ना? तो ये तो कहते हैं कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 14 दिन पहले, तो उन्होंने इसका इलाज भी किया है, ये आइन साजों ने इसका इलाज भी किया है कि पहली दफ़ा 3 दिन पहले, यानी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले, उन 3 जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनमें से कमेटी 2/3 मेजॉरिटी से एक जज को चीफ जस्टिस बना देगी, और यानी कि नामजद कर देगी। फिर वो भेजेगी वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म भेजेंगे सदर को, और वही फाइनल हो जाएगा। अब समझ आ गई आपको? ठीक हो गया? तो अब की बार मतलब आज क्या है, 21 है, तो ये हो सकता है आज या कल हो जाए, और कोई 3 जजेस में से एक का नाम कमेटी फ़ाइनल कर दे, और फिर उसके बाद जो है ना वो फिर उसमें ज़ाहिर है सारी चीज़ें बननी पड़ेंगी, कमेटी भी बनानी पड़ेगी, वो जुडिशल कमीशन भी बनाना पड़ेगा, आज बनाना पड़ेगा, आज और कल, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, उसके बाद कमेटी या कमीशन की तरफ से लिया गया कोई भी इक़दाम, फैसला, उस पर किसी किस्म का कोई सवालिया निशान नहीं होगा। जो कमेटी का इजलास होगा, यही जो 12 रुकनी कमेटी है, इसकी इजलास इन कैमरा होगा, इसकी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, लेकिन होगा ये इन कैमरा, इसका इजलास होगा। ठीक हो गया? अच्छा भी, उसके बाद है कि कमेटी की कार्रवाई, अच्छा ये बड़ी मज़े की बात है। ठीक हो गया ना? अब यह है कि शिक नंबर 3F के मुताबिक आर्टिकल 68 की दफ़ात हैं जो कानून साज़ों को अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के तर्ज़ अमल पर बहस करने से रोकती हैं, कमेटी की कार्रवाई पर लागू नहीं होंगी। यानी कहा जाता है ना कि भाई आप पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली में, सेनेट में वगैरह वगैरह के सूबाई असम्बलीज़ में आप सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट पर बहस नहीं कर सकते। ये पहले यही लिखा हुआ था, लेकिन कहा है कि ठीक है, जो लॉ मेकर्स हैं वो कंडक्ट पर बहस नहीं कर सकते, कमेटी बहस कर सकती है। अब समझ आ गई आपको? जो कमेटी होगी ना 12 रुकनी, वो बहस कर सकती है। ठीक है जी? अच्छा, फिर उसके बाद ये भी कहा गया है शिक 3G में कि कमेटी अपने तरीक़ेकार को मुनज़्ज़म करने के लिए उसूल भी बना सकती है, यानी अपने रूल्स खुद बना सकती है कमेटी। ये नहीं है कि हर दफ़ा कमेटी कौमी असम्बली या सेनेट के पास जाएगी कि आप ये वाले रूल्स पास कर दो। कमेटी अपने रूल खुद बना सकती है। उसके बाद है कि भाई
जजों की तकर्री के लिए तशखीस और फिटनेस के तरीक़ाकार मेयार समेत अपने तरीक़ाकार को रेगुलेट करने के लिए कवायद बना सकती है। ठीक हो गया। अब ये भी है, अदालती इस्लाहात के तहत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को ज़्यादा से ज़्यादा रखा गया है 3 साल तक, यानी चीफ जस्टिस हो सकता है 3 साल तक। अच्छा, अब अगर वो 3 साल के लिए बना है, एक चीफ जस्टिस है जिसकी उम्र पहुंच गई है 63 साल, वो 3 साल के लिए तो बन गया, लेकिन 2 साल के बाद तो वो 65 साल पे पहुंच जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। समझ आ गई। अगर एक चीफ जस्टिस है जिसकी मुद्दत रहती है 5 साल, यानी कि अभी वो चीफ जस्टिस आज बना है, लेकिन 65 साल तक पहुंचने तक उसकी 5 साल रहती है, यानी अब वो 60 साल का है, आपने चीफ जस्टिस उसको बना दिया कमेटी ने, ठीक हो गया ना, या वो कमेटी ने नामजद करके फिर सदर साहब ने बना दिया उसको चीफ जस्टिस। अब 3 साल तक जब वो पहुंचेगा 63 साल होगा, आगे 2 साल तो उसके रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको रिटायर होना पड़ेगा। अब समझ आ गई आपको, ठीक है। बीच में अगर वो नाअहल हो गया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसे फारिग कर दिया है, कोई दूसरी दिमागी मरीज़ बन गया है, कोई दूसरा कोई इस तरह का मामला आ गया, वो तब भी फारिग हो जाएगा। ठीक हो गया ना। और ये इस सवाल, या वो खुद इस्तीफ़ा दे देता है, जैसे जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने दे दिया, इस तरह से चीफ जस्टिस दे देता है, तब भी वो फारिग हो जाएगा। ठीक हो गया ना। और ये मुद्दत 3 साल के लिए होगी, और ये सारा कुछ जो है ना, ये आपको बता दिया। आर्टिकल 184 एक काबिल ज़िक्र तब्दीली की गई है। सुप्रीम कोर्ट ले सकता था आज खुद अख्तियारात थे उसके पास, आज खुद नोटिस के, यानी सुओ मोटो नोटिस 184 आर्टिकल के तहत सुओ मोटो नोटिस ले सकता था सुप्रीम कोर्ट। अब वो ख़त्म। अब ये सुओ मोटो कौन ले सकेगा? ये जनाब सुओ मोटो ले सकेगा वो जो बेंच नहीं बनेगा, आईनी बेंच, वो। अब मैं उस पे आता हूँ, मैं उसके हर एक चीज़ पे ना, ठीक हो गया ना। अदालत उज़्मा अब हाई कोर्ट्स के मुकदमात खुद मुंतकिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगर वो इंसाफ के मफाद में ऐसा करना मुनासिब समझे तो किसी भी हाई कोर्ट के सामने ज़ेर इल्तवा केस, अपील या दीगर कार्रवाई को किसी दूसरी हाई कोर्ट या ख़ुद को मुंतकिल कर सकती है। मसलन अगर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझे कि तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है, वो मुनासिब समझे तो वो पंजाब हाई कोर्ट को भी दे सकती है, वो मुनासिब समझे तो वो सिंध हाई कोर्ट को भी दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, वो केपी यानी पेशावर हाई कोर्ट को भी दे, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट को भी शिफ्ट कर सकती है वो केस अगर कहीं वो इधर उधर हाई कोर्ट्स में शिफ्ट ना करे, वो खुद अपने पास भी केस को बुला सकती है, चाहे वो केस किसी भी हालत में हो, अपील की हालत में, किसी भी स्टेज पर हो, उसको वो अपने पास मुंतकिल कर सकती है। मेरा ख्याल है सिर्फ कहने से भी आपको बहुत कुछ समझ आ रही होगी, हैं? खुश्क तो नहीं है ना? आप मेरे साथ रहिएगा, मैंने एक नुक्ता भी नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आर्टिकल 199 के तहत आला अदालतों को दायरा अख्तियार में तब्दीली करते हुए एक नई शेक A1 डाली गई है, जिससे उनके आज खुद अख्तियारात छीन ली गए। अच्छा, इसी तरीके से ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आज खुद अख्तियारात 184 आर्टिकल के तहत है ना, 199 आर्टिकल के तहत आज खुद अख्तियारात एक तरह के वो हाई कोर्ट्स के भी हैं। यानी एक हाई कोर्ट है ना, वो चाहती है फेडरल गवर्नमेंट का फलां काम है और पूछ लो इनसे, और फलां को बुलाओ, इसको बुलाओ, ये करो या ये ना करो। ठीक हो गया ना। इसी तरह से वो कहती है कि आर्टिकल 199 के तहत, हाँ जी बुलाओ ना ज़रा इसको, सूबाई हुकूमत को, ये करो ये ना करो। और DC इस्लामाबाद, आपकी जुर्रत कैसी हुई कि आपने जो है ना ये किसी को 16 MPO या 3 MPO के तहत लगा दिया और बार बार दफ़ा 144 लगा रहे हो। अब ये नहीं कर सकेंगे। अब समझ आ गई आपको? ये भी अख्तियार वो आईनी बेंच जो बनेगा ना, वो इस्तेमाल कर सकता है। अब समझ आ गई है? ठीक हो गया ना। ये उन्होंने ये कहा है। अच्छा, अब आइन में एक नया आर्टिकल 191A शामिल किया गया है भाई। ठीक है ना। ये है सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों की तश्कील। ठीक, नया आर्टिकल 191A, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच होगा
जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे और उनकी मुद्दत का तयन पाकिस्तान जुडिशल कमीशन वक्तन, ये जो पाकिस्तान जुडिशल, उसकी भी मैं बताता हूँ उसका वो जुडिशल कमीशन क्या है, ठीक हो गया ना। जैसे है ना कमेटी बनी जो पार्लिमानी कमेटी है, 8 कौमी असम्बली के तो 4 सेनेट के, इस तरह से जुडिशल कमीशन क्या है वो भी मैं बताता हूँ। ये आइनी बेंच, अच्छा इन बेंचों में हर सूबे से तकरीबन बराबर तादाद की कोशिश की जाएगी, शामिल किए जाएंगे, ठीक है। आइनी बेंचों में सबसे सीनियर जज बेंच की सदारत करेंगे। मतलब सबसे सीनियर जज से मुराद ये नहीं है कि वो चीफ जस्टिस हो। अब ये उसका काम है जुडिशल कमीशन का कि वो किन को आइनी बेंचों में शामिल करता है। तो जितने शामिल करेगा ना, उनमें जो होगा ना यानी कि सीनियर मोस्ट, वो बेंच को हेड करेगा, बेंच का वो हेड होगा, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, अच्छा उसमें अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच, हर आइनी बेंच ना हो, वो मंदरजा झेल दायरा इख्तियार इस्तेमाल नहीं करे। यानी ये जो आइनी बेंच है ना, वो 184 भी इस्तेमाल करेगी। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के किसी फैसले या हुक्म के खिलाफ अपील का दायरा इख्तियार जहां इन की तशरीह से मुतल्लिक अहम हो, और आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुशावरती दायरा इख्तियार भी। यानी मकसद कहने का ये है कि अब जैसे आरिफ अलवी ने ख़त लिखा था बतौर प्रेसिडेंट के और कहा था चीफ जस्टिस साहब को कि जी आप इसकी ज़रा तशरीह तो कर दें, ठीक हो गया ना, कि ये गिना जाएगा वोट या नहीं गिना जाएगा। कोई दूसरा कहता आप इसकी तशरीह कर दें कि ये ता हयात होगी नाअहली या नहीं होगी। अब इस तरह से सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, ये सारी चीज़ें आइनी बेंच को जाएंगी। मेरा ख्याल है मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद ये एक आर्टिकल 193 की क्लास 2 है, इसमें भी ये बताया गया है कि कोई शख्स, अच्छा उसके बाद जो है ना, ये इस हवाले से आइनी बेंचों का जो सुप्रीम कोर्ट में है, इसी तरीके से हाई कोर्ट में भी आइनी बेंच होंगे। हाई कोर्ट में भी आइनी बेंच होंगे जनाब, इनमें सीनियर हाई कोर्ट के जज शामिल होंगे और उनकी मुद्दत का तयन पाकिस्तान जुडिशल कमीशन वक्तन फ़वक्तन करेगा। आइनी बेंचों में सबसे सीनियर बेंच सरबराह होंगे। हाई कोर्ट का कोई बेंच जो आइनी बेंच ना हो वो भी 199 इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी पहले तो हाई कोर्ट के जिस जज की मर्जी आए वो 199 के तहत तू भी लाइन हाजिर हो जा और तू भी हो जा, तो ये नहीं होगा। अब आइनी बेंच जो होगा 199, यानी हाई कोर्ट की लेवल पर सुओ मोटो का जो अख्तियार है वो वही आइनी बेंच इस्तेमाल करेगा। अच्छा तकरीबन कम अज़ कम लिखा हुआ है कि 5 जज, इसका मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम अज़ कम तो 5 होंगे ना, सुप्रीम कोर्ट की हद तक मैं कह रहा हूँ। हाई कोर्ट में 3, उससे ज़्यादा कम, ये उनकी तादाद कम या ज़्यादा करने का उस कमीशन को अख्तियार है। इसमें भी ज़रा समझ आपको आ गई होगी कि कम या ज़्यादा करने का। कभी लगे कि यार थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तादाद 2-4 जजेस और बढ़ा दो। अच्छा सॉरी, चलें जी। एक हाई कोर्ट के आइनी बेंच होंगे जिसमें जी हाई कोर्ट के जजेस वगैरह 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 वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया ना जी। 199 का इस्तेमाल भी बता दिया, ठीक है जी। अब ये एक बड़ी अहम बात है कि आर्टिकल 199 पैराग्राफ ए और सी के ज़ेली पैराग्राफ 1 के तहत तमाम दरखास्तें या उससे अपीलें ज़ेर इल्तवा 26वीं तरमीमी एक्ट के आगाज़ से कबल हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, फौरी तौर पर आइनी बेंचों को मुंतकिल की जाएंगी। और सिर्फ अब अगर कोई चीज़ें मसलन जैसे सुप्रीम को अब हाई कोर्ट में वो अब तो खैर वो डिफरेंट सूरत हाल हो गई है। हाई कोर्ट में एक था कि जी फ़लाँ ये जो ट्रिब्यूनल हैं इससे मुतल्लिक ये जो इस्लामाबाद के 3 हलके खुले और वो सुन रहे थे जस्टिस जहांगीरी साहब, ठीक हो गया ना। इसी तरीके से कोई और ऐसे आइनी मामलात, आइनी से मुराद सियासी भी हैं, सियासी मामलात जो ऑलरेडी चल रहे हैं 5 हाई कोर्ट्स में, 5 हाई कोर्ट्स में जो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको फौरी तौर पर आइनी बेंचों में मुंतकिल किया जाएगा। हाई कोर्ट्स के आइनी बेंचों में मुंतकिल किया जाएगा उन तमाम केसेस को। अब जो हाई कोर्ट्स के आम जज होंगे या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज होंगे आइनी बेंचों के अलावा,
وہ کرمنل کیسز سنیں گے، ڈاکہ شاکہ، قتل شتل، چوری شوری، سول، یہ کسی کا گھر گر گیا، کسی کا مکان گر گیا، کسی کا وہ زمین پہ قبضہ ہو گیا، کہیں پر کو مرڈر ہو گیا، یہ والا یہ سول اور کرمنل کیسز، ٹھیک ہے نا، یہ سنیں گے، لا آف ٹاٹ کو دیکھیں گے، ٹھیک، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، لیکن وہ آئینی سیاسی یہ نہیں سن سکیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے جناب آرٹیکل 175A۔ اب اس میں وہ کمیشن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کمیشن جو ہوگا نا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس کو بھی ایکسپینڈ کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ایک تو ہوگا نا چیف جسٹس آف پاکستان، وہ ہوگا صدر یعنی پریزیڈنٹ اس کمیشن کا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ جج ہوں گے، یہ رکن ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون اور انصاف، یہ بھی رکن ہوگا۔ اس کا ایک اور رکن اٹارنی جنرل ہوگا، اور 15 سال یا اس سے زیادہ تجربہ رکھنے والا ایک وکیل ہوگا جسے پاکستان بار کونسل نامزد کرے گی۔ سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے 2 اراکین ہوں گے، یعنی قومی اسمبلی سے ایک حکومت کا اور ایک اپوزیشن کا، سینٹ سے بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اور اس سے ایک خاتون یا غیر مسلم جو سینٹ کا رکن بننے کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی یہ ایوان کے اندر، دونوں ایوانوں کے اندر ہونا اس کا لازمی نہیں ہے، کہیں سے باہر سے چن لو، ہاں سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس کو بھی ہاں یہ ہے کہ وہ ساری شرائط جو ٹیکنوکریٹ ممبر ہوتا ہے وہ پوری کرے، وہ کوئی بھی پوری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہ اس اسپیکر 2 سال کے لیے اس کی نامزدگی کریں گے، یہ اسپیکر کریں گے۔ تو یہ ایک لمبا چوڑا جوڈیشل کمیشن ہے۔ او بھائی، اگر ایک نہیں مانے گا تو دوسرا میں تیسرا، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو چاروں کے چاروں ہوں تو وہ سارے اڑ جائیں چیف جسٹس سمیت، تو پھر جو باقی بہت سارے اتنے سارے لوگ ہیں تو کوئی سبیل نکل ہی آئے گی نا۔ ہائی کورٹ کے ججوں کا جو ہے نا، اب اس کے بعد جو ہے نا سالانہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا، ماشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہے، اب ذرا آپ دیکھیں تو صحیح جناب، اگر کمیشن کے ذریعے کسی ہائی کورٹ کے جج کی کارکردگی کو غیر مؤثر پایا گیا، ٹھیک ٹھاک کر کے مانیٹر ہے بھائی، مانیٹر لگ گیا ہے ہائی کورٹ کے اوپر، ٹھیک ہو گیا نا، تو وہ اسے بہتری کے لیے ٹائم دے گا۔ یعنی وہ کمیشن جو ہوگا نا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، وہ ہائی کورٹ کے جج کو اگر اس کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو پھر وہ اسے ٹائم دے گا کہ اپنی کارکردگی بہتر کر لو، 6 مہینے، سال، 3 مہینے، جتنے بھی وہ مناسب سمجھے گا۔ اگر اس پیریڈ کے دوران بھی اس جج کی کارکردگی وہ مطمئن اس سے نہ ہوئے اور وہ تسلی بخش نہ ہوئی تو پھر کمیشن سیدھا جوڈیشل کمیشن، سپریم جوڈیشل کمیشن کو اس کا کیس بھیج دے گا۔ یہ بھی پھر میں کبھی بتاؤں گا، سپریم جوڈیشل کمیشن کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ وہی ہے، یعنی ایک چیف جسٹس، اس کے علاوہ جو ہے نا 2 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، 5 ہے۔ لیکن اس کی جو فردر نیٹی گریٹی ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ میں پھر بتاؤں گا، یہ ابھی میں ڈی ٹریک ہو جاؤں گا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا کمیشن شیک 18 اور 19 کے مقصد کے لیے کارکردگی کی جانچ کے لیے مؤثر معیارات قائم کرنے کے لیے الگ الگ اصول بھی بنا سکتا ہے۔ یعنی کمیشن بنا سکتا ہے، اصول بنا سکتا ہے کہ یہ کارکردگی کے معیار کیا ہیں۔ بھائی یہ آپ سیدھا چل رہے ہیں، نہیں، اس راستے پہ نہیں چلنا تھا، اس پہ چلنا تھا۔ معیار وہ یعنی کہ وہ رولز تبدیل بھی کر سکتا ہے کمیشن۔ ہاں بھائی، اگر آپ نے ان رولز پر عمل درآمد نہیں کہ خام خواہ ایویں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو ادھر، تو یہ رولز بنا دیے کمیشن نے تو آپ تو فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد اس آرٹیکل کے مقصد و کمیشن بنانے کے قواعد کے مطابق کمیشن کا ایک سیکریٹریٹ ہوگا جس کی سربراہی ایک سیکرٹری کرے گا، اور اس میں ایسے دیگر افسران اور عملہ شامل ہوگا جیسا کہ ضروری ہے۔ دلچسپ ترین شکیں ہیں بھائی، ٹھیک ہو گیا نا۔ کمیشن کے 1/3 ممبران چیئر پرسن یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، جیسے کہ شک نمبر 2 میں بیان کیا گیا، تحریری طور پر درخواست بھیج کر کمیشن کے اجلاس کا مطالبہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ 1/3 جو کمیشن کا اجلاس 15 دن کے اندر بلائے گا۔ اس طرح کی درخواست کی وصولی سے اگر چیئر پرسن مذکورہ مدت کے اندر اجلاس بلانے میں ناکام رہتا ہے تو سیکرٹری
इस 15 दिन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर इजलास में, मैंने कहा ना कमीशन का एक सेक्रेटरी होगा। अच्छा, अब मामला ये था, आपको पता है कि जज लगाना है ना, अब बंदियाल कमीशन का इजलास नहीं बुला रहा। अब कोई करे तो करे क्या, आपको याद है ना बंदियाल साहब 6 महीने साल साल तक उसने कमीशन का इजलास बुलाए नहीं, या नहीं बुलाता, लो जो करना है कर लो। अब उसका इलाज किया गया है कि कमीशन यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका सदर तो वही चीफ जस्टिस होगा, लेकिन और पूरी फौज जफरमौज है उसमें, ठीक है, उसके 1/3 मेंबरान, उन्होंने ख़त लिखना है चीफ जस्टिस को कि सर 15 दिन के अंदर कमीशन का इजलास बुला लें। और अगर चीफ जस्टिस 15 दिन के अंदर कमीशन का इजलास नहीं बुलाता तो फिर वो जो सेक्रेटरी होगा ना उस कमीशन का, वो अलग सेक्रेटरीट होगा ना उसका, और एक सेक्रेटरी भी होगा, तो फिर वो सेक्रेटरी 7 दिन के अंदर अंदर इजलास बुला लेगा। अब वो मनापली शनापली ख़त्म, ठीक हो गया ना। आर्टिकल 48 की शेक 4 में तरमीम की तजवीज़ पेश की गई। इस सवाल के बारे में पूछगछ नहीं की जाएगी कि आया कोई, और यानी कि ये आप देखें ना, आया कुछ नहीं किया, और अगर ऐसा है तो काबीना या वज़ीर आज़म की तरफ से सदर को क्या मशवरा दिया गया है, ये यानी वज़ीर आज़म या काबीना की तरफ से सदर को क्या मशवरा दिया गया है, ये कोई नहीं पूछ सकता, ठीक हो गया ना। जो भी मशवरा दिया गया है सदर को ठीक दिया गया है। इससे पहले खैर वज़ीर और वज़ीर ममलकत का लफ्ज़ भी शामिल था, वो ये आर्टिकल वैसे इम्प्रूव हुआ है। ये काबीना आपको सदर को मशवरा देगी तो उसका सवाल नहीं हो सकता। पहले ये था कि वज़ीर या वज़ीर ममलकत भी को मशवरा देगा तो उस पर सवाल नहीं, अब उस पर होगा, ठीक हो गया। आर्टिकल 215 में की गई एक तरमीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक रुकन को उस वक्त तक अपना ओहदे पर फायज रहने की इजाज़त दी गई है जब तक उसका जानशीन उस ओहदे पर नहीं आ जाता। यानी जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता, मुद्दत कोई नहीं लिखी गई। अब वो 2 महीने में नहीं आता, 3 महीने, भाई अड़ जाते हैं ना, कोई एवं ही पुठा सीधा अड़ जाए, भाई नहीं मैं तो नहीं कहता ये नहीं लगाना तो ये नहीं लगाना, तो वही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले वाला होगा ना वो जारी रखेगा उसको, चाहे वो 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, जितना भी लगता है वो जारी रखेगा। आमतौर पे वैसे कुछ इस तरह से डिस्कशन हुई थी कि 3 महीने, ठीक हो गया ना। बहरहाल वो जारी रखेगा उनके आने तक। सूद के ख़ात्मे के लिए भी जनाब बिल्कुल ये हुआ है, अच्छी बात है कि 1 जनवरी 2028 तक सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाएगा। ये वो सूरत हाल है। कुछ और भी अमेंडमेंट्स हैं, कुछ एनवायरनमेंट से मुतल्लिक वगैरह। ये मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि जो आसान तरीन तरीका हो इन अमेंडमेंट्स को समझने का वो आप तक पहुँचाया जाए। अब समझ तो आपको लग गई होगी कि अगर आईनी अदालत नहीं बनी तो बेंच में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई, सही कस के। अच्छा, आज एक जनाब मंसूर अली शाह साहब का सीनियर जज हैं, तो उनका शाजी का एक बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे कि इस तरमीम के बाद रोज़ ये फड्डा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा होगा कि कौन सा केस आईनी बेंच को भेजना है और कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों ने सुनना है। खैर ये इस बात में वज़न है इस बात में, लेकिन हो सकता है इसका भी कोई फर्दर वो तब्दील का, ये जो वो चीज़ें हैं सर जो मैंने जनाब अली जो मुसवदा आया, जो कल डिस्कस हुआ, जो वज़ीर कानून ने बातें की, मैंने कहा ये मैं आपको आसान तरीन अल्फाज में बता दूं। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं जैसे बैरिस्टर गौहर भी कि ये मुसवदा कुछ और है और पास कुछ और हो गया, धोखा हो गया, ये पता चल जाएगा। ज़ाहिर है जब वो आइन, जब वो गज़ट, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दस्तखत करेंगे और वो गज़ट में शामिल होगा तो फिर हम भी पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ लेंगे। अगर उसमें कोई सज्जी दिखा के खबी मारी गई है तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।